हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिस24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम आपको संविधान के भारतीय संविधान से आपका दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि ये टॉपिक है उद्देशिका से संबंधित। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टॉपिक नहीं देखे होंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित, तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पे अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है, उसके बाद चलते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 2 में टॉपिक उद्देशिका। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। तो इनकी व्याख्या की गई है, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बर संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करता है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्य संबंधित अध्याय में की गई है। आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर होगा उद्देशिका। उद्देशिका है जो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री भी कहा है। क्या? राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो संविधान में हमारे राष्ट्रों का उल्लेख आपको भारत तथा इंडिया से किया जाता है। आगे देखते हैं। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के रूप में किया जाता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे देखते हैं। भारतीय संघवाद के सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ठीक, केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है।
भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, आगे देखें तो हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक, कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। अब आगे देखते हैं, आगे है इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वही किसी बाह्य सत्ता का अधीन नहीं है, बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा अखंडता, जो कि शामिल नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से दो नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है किससे? तो सार्वभौमिकता से, सार्वभौमिकता से जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव को उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसा राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि यह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता है जो संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा डी, केशवानंद भारतीय विवाद। ठीक, केशवानंद भारतीय विवाद से संबंधित है। आगे देखें तो वर्ष 1996 में बेरूबारी संघ सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य
1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो देखते हैं, भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सही होंगे। तो इसमें लगभग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक, भारत लोकतांत्रिक राज्य का व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। ठीक, आगे देखते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल है। राज्य के नीति निर्देश तत्व में ही निहित है ये सब। आगे देखते हैं, आगे समाप्त हो गया क्वेश्चन। आज का वीडियो यही था उद्देशिका से संबंधित। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, प्लीज आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग भारतीय संविधान से भाग 2 देख रहे थे, उद्देशिका, अध्याय 2 था उद्देशिका। तो आप लोग को चलिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा उद्देशिका। और कल इसका भाग 3 आपको अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। और अगर आप इसके भाग फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वो भाग फर्स्ट है आपका भारत का संवैधानिक विकास से। ठीक, और इसके बाद अगला हम लेकर आएंगे टॉपिक राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र ये कल अपलोड होगी आपको भाग 3 भारतीय संविधान में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।